आईएएस का तो उस वक्त कोई ख्याल भी नहीं था, क्योंकि कुछ जानकारी ही नहीं थी आईएएस। शुरू से बहुत ही ज्यादा जो है रुझाव रहा है वो पहले तो यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए रहा। 55 एनडीए कोर्स में मैंने रिटन क्लियर किया, पर वो उस जी समय एसएससी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया बेंगलोर में। वहाँ इंटरव्यू के दौरान आउटडोर एक्सरसाइजेज में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे जी हाथ पे काफी बहुत ज्यादा सख्त चोट आ गई, तो उन्होंने मुझे वहां से वापस भेज दिया। तो जी पहले पहले रिजल्ट आया सीबीआई सब इंस्पेक्टर का, जिसमें मैंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया। तो सारी ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर्स के साथ ही नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में, उन सबको देख के मेरे दिमाग में बहुत गहरी छाप आ गई कि मुझे एक तरह से बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया। अरे भाई, ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सफलता टॉक्स के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट निखिल शर्मा और आज के जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है जसबीर सिंह बजाज सर। सर एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं और 5 मास्टर्स डिग्री भी होल्ड करते हैं अपने नाम पर, वो भी टॉप इंस्टीट्यूशन से इंडिया के। अपनी जर्नी के बारे में आज सर बताएंगे हम लोगों को, और ये सेशन जो है वो एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस ओवरऑल हमारे यूथ के लिए भी, जो आज सर बात बताने वाले हैं और अपनी जर्नी डिस्कस करेंगे। सर का सक्सेस मंत्र क्या रहा और हमारे लिए क्या वो सर एडवाइस देना चाहेंगे, वो भी हम आज के सेशन में सर से जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सर स्वागत है आपका सफलता टॉक्स पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू? We are also doing good, sir. It is a great honor to have you on our platform, sir. इट इज माय प्लेजर एंड माय ऑनर टू। So we would like to know that something about your journey from the beginning. मतलब हम जानना चाहेंगे आपके, मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है और जी सारी मेरी एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज दिल्ली में ही हुई। तो दिल्ली के स्कूल्स में मैं एमसीटी स्कूल में पढ़ा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा। तो आई जी हैव ए वेरी 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 हम्बल humble background. background. My जी father was in the railways. We are a okay small family, 2 brothers and 1 sister. So 3 of us and then our parents. And my father was in the railways. So वो 1983 में रिटायर हो गए। तो तब तक मैं अपनी स्कूलिंग, कॉलेज पूरा कर चुका था। कॉलेज भी मैंने कोई बहुत नामी कॉलेज में नहीं गया, मैं श्यामलाल कॉलेज दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ। जी मैंने ग्रेजुएशन भी वहाँ से की और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया अभी कि आपके फादर भी रेलवेज में थे, तो घर में हमेशा से माहौल यही था कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, या आपके मन में खुद था कि मेरे को आईएएस बनना है? देखिए, आईएएस का तो उस वक्त कोई ख्याल भी नहीं था, क्योंकि कुछ जानकारी ही नहीं थी आईएएस की, आईएएस अच्छा होता है। तो बस ग्रेजुएशन किया तो साथ में ये था कि कोई ना कोई जॉब करनी, जी क्योंकि फादर जॉब में थे और उस टाइम जो है मेरे ब्रदर इंजीनियरिंग करके वो भी जॉब में थे प्राइवेट सेक्टर में। तो अच्छा मेरे को ऑप्शन कोई नहीं थी, मुझे तो सिर्फ यही था कि मुझे कोई ना कोई जॉब करनी है, प्रेफरेबली गवर्नमेंट की जॉब, क्योंकि ओके मेरा शुरू से बहुत ही ज्यादा जो है रुझाव रहा है वो पहले तो यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए रहा, ओके आर्मी के लिए खास तौर पे। और उसके अलावा ये था कि कोई भी ऐसी सर्विस हो जिसमें मुझे एक यूनिफॉर्म का बहुत चाव था। तो जी मुझे जैसे पुलिस हो या आर्मी फर्स्ट चॉइस थी, और मैंने 2 बार एनडीए का रिटन भी क्लियर किया था। अच्छा जब स्कूल में ही था 75 में, एक बार 1975 55 एनडीए कोर्स में मैंने रिटन क्लियर किया, पर वो उस जी समय एसएससी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया बेंगलोर में। मैंने एक बार फिर जी दिया, तो जो 57 कोर्स था उसका भी मैंने रिटन क्लियर किया। तो मेरा भोपाल में इंटरव्यू था, एसएससी इंटरव्यू। वहाँ इंटरव्यू के दौरान आउटडोर एक्सरसाइजेज में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे जी हाथ पे काफी बहुत ज्यादा सख्त चोट आ गई, तो उन्होंने मुझे वहां से वापस भेज दिया। तो अच्छा सर, जी, तो तो ये आईएएस के चीज बारे में जी कुछ भी नहीं था ऐसा।
अच्छा, इनिशियली आपका कोई डिसाइडेड नहीं था? नहीं, आईएएस का मुझे कुछ पता ही नहीं, कभी अच्छा, मैंने नॉलेज नहीं थी आईएएस, स्टार्टिंग में। अरे हाँ, हाँ ये सोच देखते थे भी आईपीएस ऑफिसर होते हैं, डीसीपी हमारे एरिया के हैं, उस टाइम उससे पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते थे, तो बड़े बहुत बड़े ऑफिसर माने जाते थे। तो जी। उससे कोई जानकारी ही नहीं थी, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, कोई हमारे यहाँ कोई आईएएस, कोई सिविल सर्विसेज में नहीं था। जी। तो सर, आपके करियर के बारे में हम थोड़ा बात करें तो आपने फर्स्ट आपकी जॉब जो करी थी आपने, वो कोई प्राइवेट जॉब करी थी या फर्स्ट जॉब आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब ही लगी थी? करियर की देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? जी जी, मैं जब स्कूल और कॉलेज में रहा तो मैंने तभी से कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं जैसे अच्छा। गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं कोई कोर्स करना, मैंने यहाँ एसएन दास का कॉलेज में आता था, वहाँ पे जनरल स्टडीज के लिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने शुरू से कुछ गाइडेंस कोचिंग देनी शुरू कर दी थी। तो उस जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन 1979 में किया, बीएससी किया, तो मैं स्कूल में अच्छे रैंक्स में आता था। उस टाइम जो है फर्स्ट डिवीजन लाना भी बहुत बड़ी बात होती थी 70s में। जी, तो मैं एब्सोल्युटली। मैंने उस टाइम 11वीं होती थी, +2 नहीं था। हम्म। तो अच्छा 11th सर। जी 11th मैंने की तो मेरे 64.3% मार्क्स थे उसमें। तो वो मैं स्कूल में समझिए कि सेकंड पोजीशन में था। जी। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं फर्स्ट से फिफ्थ तक प्राइमरी जो है मैंने एमसीडी स्कूल में की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में की, जहाँ हिंदी मीडियम होता था। जी। इंग्लिश जो है वो 6th स्टैंडर्ड से, वो भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही 6th से लेके और हायर सेकेंडरी तक वहाँ पे किया। तो अच्छे रैंक मेरे आते रहे स्कूल में। पढ़ाई में मैं थोड़ा एबव एवरेज माना जाता था टीचर्स के जी। हिसाब से और एग्जाम के रिजल्ट के भी। तो उसके बाद कॉलेज में भी जो है उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद 6 या 7 फर्स्ट डिवीजन थी बीएससी में। तो मेरा भी एक उसमें फर्स्ट डिवीजन आया था, 63% के करीब मेरे मार्क्स थे। इंजीनियरिंग जी। में मेरा एडमिशन चूक गया था, मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला था। जी। 0.5% मार्क्स से मेरा रह गया था। तो फिर मैंने सबसे पहले 2 एग्जाम दिए, एक तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर का और जी। एक मैंने दिया इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का। दोनों एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किए थे, दोनों एक साथ ही दिए, आगे पीछे थे। अच्छा। जी, तो जैसे ही 79 में क्लियर किया, बीएससी क्लियर हुआ, तो साथ ही मैंने फॉर्म भर दिया और ये दोनों एग्जाम दिए। तो जी। पहले पहले रिजल्ट आया सीबीआई सब इंस्पेक्टर का, जिसमें मैंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पाया था। जी। और मैंने जो है फिर जैसे टॉपर था मैं अपने बैच का, सिर्फ 24 सिलेक्शन हुई थी ऑल ओवर इंडिया में। और ओके। हाँ जी, हजारों स्टूडेंट थे उसमें, तो उसने जो है मेरा मॉरल काफी बूस्ट कर दिया। तो जी। तो उसके थोड़े दिन बाद ही इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का भी रिजल्ट आया, उसमें मेरा ऑल इंडिया 5th रैंक। तो ये सब इस वजह से हो पाया कि मैं शुरू से जो है अपनी अपनी तैयारी कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए उसमें करता रहा। तो और मैंने सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर दिया 2 जी। अगस्त 1980 को, 1980। 1918। तो जी 2 अगस्त एग्जैक्टली। तो हमारी उस टाइम ट्रेनिंग, तब सीबीआई की एकेडमी अभी जब जो गाजियाबाद में, वो उस टाइम नहीं होती थी, तो हमारी ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर्स के साथ ही नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती थी। ओके। हाँ, तो हमारी ट्रेनिंग जो है सुबह पीटी से लेके रात तक सारी ट्रेनिंग उन लोगों, उन्हीं ऑफिसर्स के साथ होती थी। आईपीएस प्रोबेशनर्स कहते थे उनसे। जी। सुबह हमने हमारा एक सीबीआई स्क्वाड होता था और उनके जो है आईपीएस ऑफिसर्स के स्क्वाड होते थे, और जी। हमारी उसी तरह से पीटी, उसी तरह से ड्रिल होती थी, यूनिफॉर्म पहन के ड्रिल करनी। तो वहां पे जो मैंने जो आईपीएस को देखा, जिंदगी में मैंने पहली बार समझिए कि आईपीएस ऑफिसर्स को इतने नजदीक से और उनको समझने की कोशिश की, सर्विस है क्या। हम भी देखिए एग्जाम दे के आए हैं, उन्होंने एक अलग एग्जाम दिया, मुझे उस एग्जाम का भी पहली बार वहां से पता चला कि सिविल सर्विसेज भी ऐसे एग्जाम होता है।
और जी। उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम 1979 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और उनका पासिंग आउट हुआ। उन सबको देख के मेरे दिमाग पे बहुत गहरी छाप आ गई कि मुझे एक तरह से बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया कि अरे भाई ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी। तो उस 1980 बैच आईपीएस में भी हमारे टाइम में ही वहाँ ज्वाइन किया। तो जब मैं पास आउट हो गया वहां से 1981 में, तो मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई, दिल्ली सीबीआई में एज सब इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस जी। में मैंने थोड़ा टाइम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की और उसके बाद मेरी रेगुलर पोस्टिंग भी दिल्ली जनरल ऑफेंसेस विंग, जिसको अभी एंटी करप्शन ब्रांच कहते हैं, उसमें मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और मैंने इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मुझे वहाँ पोस्टिंग प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम बॉम्बे मिल गई। तो मैं क्योंकि टॉपर था तो टॉपर होने का भी मुझे एडवांटेज था कि चॉइस पोस्टिंग मिल गई। प्लस बैच का टॉपर होना एक अलग बात होती है और वहाँ ऑल ओवर इंडिया का जी, और वहाँ 5th रैंक था। वहाँ भी ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक था, लेकिन इसमें एक टॉपर होने का जो है वो अलग ही प्राउड आता है वो, प्राउड आता था। तो पर उसके साथ मैंने फिर आगे पढ़ाई शुरू कर दी। तो मैंने एमए ज्वाइन कर लिया पंजाब यूनिवर्सिटी कॉरेस्पॉन्डेंस से, साथ नौकरी की और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए कंप्लीट किया 1983 में। जी। पर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ नेशनल पुलिस अकेडमी में, तो लकीली मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिल गए लॉ, जिन्होंने मेरे अंदर एक लॉ का पैशन जगा। उन्होंने लॉ मेरे फंडामेंटल्स भी क्लियर किए, बहुत अच्छा पढ़ाया और मैं सच में उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर लॉ के लिए, लॉ सब्जेक्ट के लिए कैसा जुनून पैदा कर दिया। तो मैंने 83 में लॉ ज्वाइन कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी इवनिंग क्लास। जैसे ही मेरी एमए कंप्लीट हुई तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, लॉ ज्वाइन कर लिया। लेकिन उस टाइम सीबीआई की पॉलिसी थी कि वो अपने ऑफिसर्स को कहीं बाहर नहीं जाने देते, कहीं भी, इवन आईएएस का एग्जाम भी नहीं देने देते जी। तो मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो गई सीबीआई में 1984 में, 4 साल में, वो भी एक रिकॉर्ड था। तो मैं इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बन गया वहाँ पे। तो तब मैंने वहाँ उस टाइम डायरेक्टर साहब से कहा कि सर मेरा एक ही चांस बचा है, तो उसको आप फर्स्ट कह लीजिए, लास्ट कह लीजिए, एक ही चांस है, तो मुझे इस चांस को अवेल करने दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं एग्जाम दे सकता। तो उन्होंने पता नहीं किस उसमें कह दिया कि इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट व्हाई डोंट यू रिजाइन इट। तो मैंने उन्हीं के उसी वक्त उनके ऑफिस में बैठ के मैंने अपना रेजिग्नेशन उनको दे दिया। तो ये था कि मन में कि एक बार तो ये एग्जाम देना है, क्योंकि अगर पास होना या ना होना एक बात है, लेकिन सारी उम्र जिंदगी में ये एक रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये एग्जाम ना दिया। जी। तो मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। मैंने अच्छा, आपने बिजनेस भी शुरू करा? क्योंकि कुछ रोटी तो कमानी थी जी जी लाइवलीहुड के लिए। तो मैंने एक फर्नीचर शोरूम बनाया, क्योंकि मेरा जो घर था वो फर्नीचर मार्केट में था और मेरे एक मेरी प्रिंटिंग प्रेस थी, वो भी मैंने साथ साथ वो भी काम करता रहा। तो ये 1985 की बात है। मैं खुद मैंने मशीन चलाई हुई अपने हाथ से, आर्ट से, प्रिंटिंग प्रेस में। पुरानी प्रिंटिंग होती थी जो जिसको ट्रेडर प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, आजकल तो सब ऑटोमेटिक है, तो मैनुअल होती है। तो मैंने खुद अपने हाथ से वो मशीन चलाई हुई है आर्ट। तो मेहनत तो शुरू से ही लगे रहे, लेकिन जैसे ही 85 में अनाउंसमेंट हुआ कि इसकी एज लिमिट बढ़ा दी गई 2 साल की, तो 28 साल कर दी, 26 साल से 28 साल कर दी यूपीएससी। ये जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं? जनरल कैटेगरी, मैं जनरल कैटेगरी से ही जी। तो वो एज लिमिट बढ़ने से जो है मुझे एक चांस मिल गया, नहीं तो मेरा वो भी चांस खत्म हो गया था। तो मैंने जो है वो फॉर्म जैसे ही भरा, तो मैंने सारा अपना जो मेरा बिजनेस था, जो मैं कर रहा था
तो मैंने अपने फादर पेरेंट्स को दे दिया। तो मेरे फादर उस टाइम रिटायर हो चुके थे, तो मैंने उनको कहा इनका आप इसको करिए, और मैं जो है मुझे सिर्फ एक बार पढ़ने का मौका दिया, एक बार तो मैंने प्रीलिम्स में जो है मेरा लॉ का इतना, हालांकि मैं लॉ डिग्री ले नहीं पाया था, सिर्फ 2 साल पढ़ के मैंने लॉ तक छोड़ दिया था, डिसकंटिन्यू को नौकरी छोड़ दी थी, तो साथ में बिजनेस शुरू कर दिया, तो लॉ पढ़ नहीं पाया, डिग्री कंप्लीट। पर मुझे पैशन इतना था कि मैंने ऑप्शनल के लिए लॉ ही सिलेक्ट किया। जी, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जी, सब कहते रहे कि लॉ बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा अगर जो जितना टेक्निकल होता है उतनी स्कोरिंग भी होता है। स्कोरिंग भी होता है जी, आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, अगर आपने सवाल ठीक कर दिया, आंसर सही दे दिया उसका, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, और अगर नहीं दिया तो 0 है। तो या तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे या फिर एकदम टॉप पे पहुंचेंगे। पर लॉ में फायदा ये है कि देखिए, इवन कानून भी ये मान के चलता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू नो लॉ। जी, तो वैसे भी लॉ की जानकारी तो सबको होनी ही चाहिए। तो एज ए सब्जेक्ट जब मैंने उसको पढ़ा और यूपीएससी के हिसाब से, तो मुझे लगा कि यही सब्जेक्ट मेरे लिए। तो जब मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया तो पहला लॉ का पेपर था, सेकंड जनरल स्टडीज का। तो मेरा लॉ का पेपर इतना अच्छा हुआ कि मैंने बाहर निकल के कहा कि अगर मेरा जनरल स्टडीज का एवरेज भी होता है तो मैं प्रीलिम्स पास कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस था आपको उसमें? हाँ, क्योंकि लॉ का इतना अच्छा तैयारी थी और इतना अच्छा नॉलेज थी उस टाइम पे, तो मैंने उसके साथ प्रीलिम्स क्लियर किया। तो मेंस में जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो लॉ था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने एमए पहले करा हुआ था जी, तो मैंने जो है फिर लॉ तो रखा ही, उसमें एक पेपर मैनेजमेंट का था जो मेरे लिए नया था, तो उसकी मुझे तैयारी करनी पड़ी। हाँ, लॉ के लिए मैंने कोचिंग ली क्योंकि मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत इससे और ज्यादा चाहिए। तो लकीली मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, प्रोफेसर मूलचंद शर्मा, जो दिग्गज माने जाते हैं लॉ के, मैंने उनसे कोचिंग ली। प्रोफेसर वेल्यूथम थे जो इंटरनेशनल लॉ के मास्टर थे। तो हम 40 स्टूडेंट्स थे जो उनसे कोचिंग दे रहे थे, और आप बिलीव करिए कि मैं अकेला था जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं थी। बाकी 39 कुछ तो LLM कर रहे थे, कुछ PhD तक भी थे कुछ स्टूडेंट लॉ में। तो मैं जब क्लास में घुसता था तो मैं घबराता था, लेकिन लॉ बैकग्राउंड नहीं था, और वो सब मुझे देख के डर लगता था, अरे ये इतने बड़े लॉ के इतने नॉलेजेबल लोग हैं, तो कैसे होगा। पर मैंने उन टीचर से एक अलग बात सीखी कि लॉ के आंसर्स कैसे लिखने, जो कि आम स्टूडेंट नहीं कर पाता, और इसी वजह से वो लॉ लेने से थोड़ा सा डरता है। देखिए, यूपीएससी एग्जाम में वर्ड लिमिट, और लॉ का कोई भी सेक्शन उठाइए उसमें जो है बड़ा प्रिसाइज आंसर देना होता है। उसमें अगर आपने सारे पॉइंट्स लिख दिए वर्ड लिमिट के अंदर, अगर 150 वर्ड है तो 150 वर्ड्स में, और 250 वर्ड है 250 वर्ड्स में, जो उसमें जरूरी चीजें चाहिए, जो मेंस रिया है, एक्टर्स रिया है, प्लस जो डिसाइडेड केसेस हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट, अगर आपने वो लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जी, तो मैंने उस हिसाब से तैयारी अपनी शुरू की। मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू, इसलिए मैंने लॉ का नाम भी लिख दिया लर्न आर्ट ऑफ राइटिंग, LAW। तो हाँ, उसी के बेसिस पे, और हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरा अच्छा बैकग्राउंड रहा। तो मैनेजमेंट मैंने थोड़ा सा नया था, उससे थोड़ी मेहनत करनी, टाइम बहुत कम था, तो टाइम कम होने की वजह से जो है मुझे उतने घंटे ज्यादा मेहनत करते, कभी कभी तो 18 घंटे तक पढ़ना पड़ता जी। एक ही चांस था, करो और मरो वाली हालत थी। जी,
करना ही है। मैं इसमें ये एड ऑन करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि जी, जी। आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन था और यूपीएससी का अपना ही एक प्रेशर रहता है क्योंकि इतने लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए, तो इस बर्डन को आपने कैसे टैकल किया और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई आपने, क्योंकि आपका लास्ट अटेम्प्ट था, ये जी, एडिशनल बर्डन भी था आपके ऊपर। जी, जी। देखिए ऐसा है, कंपटीशन से मैं कभी नहीं डरा। जैसे जी कॉलेज से निकला तो आपने देखा मैंने सब इंस्पेक्टर सीबीआई एसएससी का एग्जाम दिया तो फर्स्ट पोजीशन ऑल इंडिया, जी दूसरा दिया उसमें फिफ्थ पोजीशन। तो कंपटीशन से मुझे कभी डर नहीं लगा, मुझे जी सिर्फ अपनी तैयारी ठीक से करनी थी। उसके लिए मुझे था कि मुझे इतनी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यूपीएससी में कितने लाख स्टूडेंट बैठे हैं या क्या है, मैंने कभी वो स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ अपने अंदर देखा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मेरे पिछले साल के क्वेश्चंस देखे और मैंने अपनी तैयारी उस हिसाब से शुरू की, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग से शुरू की, मैंने रटा नहीं, जो कि आम आप देखिए आम टीचर या कोचिंग इंस्टीट्यूट उनमें यही सिखाया जाता है कि ये 1000 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, इसमें से 100-200 आएंगे और आप पास होते हैं। जी तो मैंने वो स्ट्रेटेजी नहीं रखी। मैंने स्ट्रेटेजी रखी कि मैं सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टीज करूँ, अंडरस्टैंडिंग करूँ। तो जब मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया रिटन का, मेंस का, तो आप बिलीव करेंगे कि मैं अकेला था वो 40 स्टूडेंट के ग्रुप में जो क्लियर कर पाए। 39 ऑफ देम कुड नॉट क्लियर, जी डिस्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड। जी तो ये एक, मैं ये कहूंगा कि एक सक्सेस मंत्र कह लीजिए इसको, और ये कामयाब रहा मेरे लिए। और पर्सनालिटी टेस्ट में जो है मैंने एक चीज अपने अंदर, और मैं कहूंगा कि मेरे अंदर एक खूबी कह लीजिए कि मेरे अंदर ना सीखने की बड़ी चाहत रहती है। जी, वो तो एविडेंट है सर, आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई भी मैगजीन देखी, कोई आप बिलीव कीजिए, मैं उन्हीं दिनों से जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की 1986 से, जी मैं 4-5 न्यूज़पेपर से कम कभी नहीं पढ़ा। जी और न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी मैगजीन मिलती थी, इंडिया टुडे मिलती, वो पढ़ ली, टाइम मैगजीन मिलती, किसी के घर जाना अगर टेबल पे मैगजीन नजर आई तो मैंने वो पढ़नी शुरू कर। हालांकि कई बार वो टोकते थे कि अरे आप थोड़ी देर के लिए तो आए हो, नहीं बस ये एक आर्टिकल पढ़ लूं और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। तो रीडिंग हैबिट हमेशा से रही है आपको? जी जी, और रीडिंग भी कैजुअल रीडिंग नहीं रही, मैं उसको एनालाइज करता था। चाहे अगर हेडिंग भी पढ़ी है, हेडलाइन आई है इसकी मैगजीन में, तो मैं उसको एनालाइज करता था, उसकी बैकग्राउंड में जाता जी, ये इसके पीछे क्या है, इसके रिपरकशन क्या हो। तो वो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरा पर्सनालिटी टेस्ट हुआ जी, तो जो बोर्ड के चेयरमैन थे वो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा कि मैंने बीएससी किया, बीएससी मैंने 1979 में की थी, इंटरव्यू मेरा हो रहा था 1987। तो 7 साल में आप फिजिक्स कितनी याद रखेंगे या केमिस्ट्री कितनी याद रखेंगे। तो पर उनका वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे जो चेयरमैन थे, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही ये पूछा कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। अब वो देखिए जो मेरी लर्निंग हैबिट थी, तो टाइम मैगजीन में कुछ दिन पहले ही सुपर कंडक्टिविटी पे एक मेजर आर्टिकल आया, कवर आर्टिकल, तो वो मैंने पढ़ा हुआ था, वही पढ़ने की आदत की वजह से। तो मैंने उनका आंसर बिल्कुल सही से दिया, उनकी सेटिस्फेक्शन। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन और पूछा, आई सेड कि सर सुपर कंडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। He told me the same word. If you give me what is the temperature of liquid nitrogen, I am not asked you any further question. And I gave him the right answer. तो मेरा इंटरव्यू की शुरुआत ही अच्छी हुई। उसके बाद फिर इंटरव्यू काफी अच्छा चला, मैंने कहीं ब्लफ नहीं किया, मैंने जो आता था बता दिया।
कुछ चीजें उन्होंने, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे नहीं आता था, तो आई एडमिटेड ऑल्सो दैट आई एम सॉरी सर, आई हैव लिमिटेड नॉलेज about, it's not that I don't know about this, but my knowledge is very limited on this particular topic. And believe me कि उन्होंने खुद आंसर मुझे बताया कि ये आंसर होता है. I scored very well in my interview और I got 89th rank in the final merit और IAS में मुझे काम मिला जी. आपका जर्नी से सर हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आपका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब आप काफी स्टूडियस रहे हैं और पढ़ने का आपको काफी शौक रहा है हमेशा से. पढ़ने के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे मैंने बहुत हिस्सा लिया. मैं स्काउट था, बॉय स्काउट था, मैं उसमें भी मेरा हाईएस्ट रैंक था, प्रेसिडेंट स्काउट कहते हैं उसको जी. और मैं एनसीसी में एयर विंग में हाईएस्ट रैंक था, मेरा फ्लाइट सर्जन था. मैं जहाज कैसे उड़ता वो पढ़ाया करता था और कैडेट्स को. मार्चिंग में मैं टॉप पे था, मेरी मार्चिंग बेस्ट मार्चिंग मानी जाती थी. जब मैं कॉलेज में गया तो सीनियर डिवीजन में भी मैंने एनसीसी आर्मी विंग ज्वाइन किया और वहां भी मेरा एनएसएस मैंने ज्वाइन किया, नेशनल सोशल सर्विस में. उसमें भी मैं स्टूडेंट लीडर था उसमें और कल्चरल प्रोग्राम्स में मैं हिस्सा लेता रहा. तो ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जब की इस तरफ स्टूडियस होने से काम नहीं चलता. पढ़ाई एक तरफ है लेकिन इन चीजों की जरूरत है आपकी. और वही काम आई मेरी इंटरव्यू के टाइम. जब मैंने उसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, इंटरव्यू नहीं कहते. तो उस पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो आपकी रियल पर्सनैलिटी को वो सामने लाते हैं. और वो पर्सनैलिटी तभी बनेगी कि जब आप ओवरऑल हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. मैं इंटर स्कूल कंपटीशन में, स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लेता रहा हूँ, डांसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता रहा हूँ, इवन इंटर कॉलेज कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है, डिबेट कंपटीशन. तो ये एक बहुत जरूरी बात है. मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट को आपने मतलब देखा है और पार्टिसिपेट किया है. कोई भी ऐसा पहलू नहीं है लाइफ में जो आपने नहीं छुआ हो या ट्राई किया हो. देखिए मेरे पास इतनी ऑप्शंस भी नहीं थी क्योंकि मैं किसी बिजनेस फैमिली से नहीं था. तो ये था कि करनी तो नौकरी ही है, लेकिन नौकरी जो भी आप जिंदगी में अपना एम बनाते हैं, अगर नौकरी भी करनी है तो भी आगे बढ़ के करिए. अच्छी सी अच्छी नौकरी को अपने टारगेट पे रखिए. और अगर आप अपने हमारे यहाँ का इंडियन सिस्टम देखें तो आईएएस से बढ़ के तो गवर्नमेंट सर्विस में तो कोई सर्विस मुझे नजर नहीं आती जी. तो सिविल सर्विसेज से बढ़ के और कोई सर्विस नहीं है. गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट में तो बहुत रेवेन्यू, लेकिन ये तो. सर हमने नौकरी के बारे में बात करा तो आपका स्टार्टिंग से गवर्नमेंट जॉब ही आपने करी है. तो जब आपने डिसीजन लिया अपनी सीबीआई की जॉब छोड़ने का, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी जॉब होती है, वो भी कुछ लोगों के लिए वो जॉब भी एक एम होता है, तो और आपने उस जॉब को भी छोड़ा, तो हाउ हार्ड वाज दैट डिसीजन फॉर यू? मतलब वो कितना मुश्किल रहा और घर पे क्या रिस्पॉन्स आया जब आपने जॉब देखिए ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन था. जैसे ही सीबीआई डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट व्हाई डोंट यू रिजाइन एंड गो, तो एक तरह से उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को चैलेंज किया जी. तो एक अंदर से एक आवाज आई कि इफ आई डोंट एक्सेप्ट दिस चैलेंज आई विल बी लूजर इन माय लाइफ. तो मैंने उसी टाइम रिजाइन कर दिया. और आप ये देखिए वही डायरेक्टर थे जिससे मेरा रिजल्ट निकला है और मेरा 89th रैंक आया एंड आई गॉट आईएएस टॉपर, नॉट इवन आईएएस टॉपर. तो he congratulated me and he changed the policy of CBI कि आज के बाद किसी को रोकेंगे. ओके, ये पॉलिसी तब से चेंज कर दी गई. तब से चेंज हुई है. वो भी मुझे सीबीआई वालों ने बाद में बताया. एक इंस्पेक्टर थे, वो एसीपी को असिस्टेंट कमिश्नर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में लगना था. तो मेरा पास बनने गया उनके पास एयरपोर्ट का. कि अरे सर आप कभी सीबीआई में थे? मैं कहा था सर आपकी वजह से मैं सीट पे बैठा हूँ. मैंने कहा क्यों?
कि नहीं, आपके सिलेक्शन के बाद सीबीआई की पॉलिसी ही चेंज कर दी गई कि कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो उसकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूं। तो इट तो आप वो वाज फ्लैग बेरर रहे हैं चेंज का जो सीबीआई में आया, तो हम ये कह सकते हैं। जी। एक अब ये तो डायरेक्टर साहब की बड़प्पन था कि उन्होंने उसको भी उल्टा चैलेंज पॉजिटिवली लिया, पॉजिटिवली लिया। पॉजिटिवली दिया। उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, लेकिन जब मैंने वो चैलेंज स्वीकार कर दिया और उसमें कामयाब हो गई, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, और उसका फायदा आज तक हर सीबीआई ऑफिसर को। जी। तो सर, आपने जैसे ही आपकी सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा, या फर्स्ट आपकी कहाँ पोस्टिंग आई, मतलब हाउ आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत रहा होगा क्योंकि आप उसको एम कर रहे थे उस आईएएस के जॉब को। ऐसा है, जिस दिन रिजल्ट निकला तो उस वक्त रात के 10 साढ़े 10 बजे हुए थे। तो टीवी पे सडनली आया न्यूज कि यूपीएससी का रिजल्ट निकल गया है, और मिस्टर अमीर सुबानी वाज अवर टॉपर ऑफ द, सिर्फ टॉपर की फोटो दिखा दी। तो मेरे फादर और मेरे मदर साहब के लिए हमने एक टॉर्च ली, और यूपीएससी उस टाइम तो कहीं वहीं जाना पड़ता था, तो मैं कार बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके वहां पहुंचा, एक्साइटमेंट इतना था। तो मैंने नीचे से लास्ट लिस्ट से अपना नाम देखना शुरू किया, जबकि मेरे फादर ने फर्स्ट लिस्ट से नाम शुरू किया देख। अच्छा, उनको इतना कॉन्फिडेंस था आप पे? बस पता नहीं था जो भी था। तो जैसे ही तो उन्होंने जोर से, जैसे ही मेरा नाम पड़ा तो बड़े जोर से आवाज लगी, अरे ये रहा। तो आई कुड नॉट बिलीव दैट। तो उस नाम को मैंने 3 बार पढ़ा, 2 नंबर को पढ़ा। आंसू आ गए। बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा वो आपके लिए, बिकॉज ग्रेट मोमेंट जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं। जी हाँ, कुछ लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं जो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। आई कैन फील दैट सर, अभी भी बताते हुए इतने साल हो गए उस बात को, बट आपको अभी भी वो इमोशन से आप बता रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा आपके लिए। वो तो है जी सर, एक बहुत इंस्पिरेशन है आप सबके लिए, एज ए यंगस्टर सबके लिए, सिर्फ आईएएस एस्पिरेंट के लिए नहीं, बट आपकी जर्नी सब हर यंगस्टर के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आपका जो डिटर्मिनेशन और आपने ठान लिया तो आपने अचीव करके ही आपको तो सेटिस्फाई होते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो बात है ना, एक बड़ा फोकस सिस्टमैटिक तरीका है पढ़ने का। अंधाधुन पढ़ने से ये एग्जाम क्लियर हो भी जाएगा तो 4-5 अटेम्प्ट के बाद होगा, जब तक आप जिंदगी के एक बेहतरीन टाइम निकाल चुके हो चुके। तो मेरा तो स्टूडेंट को यही है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, फोकस तरीके से करिए। ये एग्जाम कोई इतना होगा नहीं जैसे हम लोग समझते हैं, भाई है मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। मुश्किल जरूर है, और जितना मुश्किल होता है उतनी मेहनत मांगता है, उतना ही फोकस मांगता है, उतना ही आपको अच्छे गाइड। मैं लकी था, मुझे अच्छे गाइड मिले जिन्होंने मुझे उस रास्ते से चला दिया, तो मैं क्लियर कर पाया। और मुझे तमिलनाडु कार्डर मिला उसके बाद, जब मैंने मसूरी एकेडमी ज्वाइन करना भी बहुत बड़ी बात है। जब आप बहुत बड़ी बात। जी सर, 24 अगस्त 1987 को मैंने ज्वाइन किया, तो 24 होगी अगस्त की, तो 24 अगस्त 1987 को, तो जब वो आप शपथ लेते हैं वहां हॉल में खड़े होकर पेपर साइन करते हैं, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है आपकी लाइफ की। एकदम जैसे आप उस गेट के अंदर घुसते हैं, मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। आप एक स्टूडेंट से और एक आम आदमी से आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, और बाकी की लाइफ आप वो ऑफिसर ही रहे। वो जो आपको फीलिंग आती है वो भी बयान नहीं कर सकते हम। और वहां पे आपके दूसरे ऑफिसर्स आपको मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी होती है, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। वहां की ट्रेनिंग जो है वो इतनी एक्साइटिंग है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और ऐसी ट्रेनिंग हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर, किसी और गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहीं भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं करती। उनकी ट्रेनिंग सबसे बढ़िया ट्रेनिंग,
जो वहां मिलती है। और फिर जी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होती है, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है 1 साल। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होता है। आप एज ए पटवारी काम करते हैं, एज ए कलेक्टर भी काम करते हैं उसी ट्रेनिंग के दौरान, एज ए मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम करते हैं। आपको वहां पे लोगों को सजा सुनानी पड़ती है, पूरा केस आपके सामने लड़ा जाता है, आपकी असेसमेंट्स होती है हर स्टेज पे। जी। इट्स एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। जो ऑफिसर बनते हैं वो जानते हैं कि वहां पे उनकी जो लाइफ ही चेंज हो जाती है, लाइफ का नजरिया चेंज हो जाता है। जी। मैंने 15 साल वहाँ अलग अलग पोस्टिंग पे मैंने काम किया। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रहा हूँ। मदुरई जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ मैं कलेक्टर था। शिवगंगा में मैं कलेक्टर था। और भी मैंने वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का हेड रहा, डायरेक्टर रहा हूँ। तो इतना वेरिड सेक्रेटेरिएट में काम किया, तो इतना वेरिड एक्सपीरियंस वहाँ पे जो मिलता है इस सर्विस में, वो शायद किसी सर्विस में नहीं मिलता। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में जॉइंट रेजिडेंट कमिश्नर से लेके और चीफ रेजिडेंट कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी रैंक तक मैं दिल्ली में तमिलनाडु हाउस में ही रहा हूँ। मैं अब इसी बात पे आने वाला था कि मतलब आपको 15 साल तक आपको ट्रांसफर नहीं मिला या ट्रांसफर नहीं दिया गया, तो ये आपके ऊपर फेथ जो गवर्नमेंट का रहा वो आपने कैसे अचीव कर पाया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपका हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और आपका जो व्यवहार है नौकरी के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, वो अगर अच्छा रहेगा ना, तो गवर्नमेंट कोई भी आए। अब देखिए तमिलनाडु में जब 15.5 साल में यहाँ रहा हूँ तमिलनाडु, 4 बार गवर्नमेंट बदली है जी, लेकिन सबने यही कहा कि नहीं, अगर दिल्ली में किसी को रहना है तो ये सिर्फ यही रहता है। ये नहीं कि हमारे पास 300 और भी ऑफिसर हमारे कैडर में, लेकिन जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए, सबने 4 चीफ मिनिस्टर्स मैंने देखे, चारों ने कहा कि नहीं। मेरे से पूछते थे कि अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो अगर आप वापस आना चाहते हैं तो हम आपको लगा देते हैं, वरना आप यही रहना चाहें तो यही रहे जी। तो ये जो 15.5 साल मुझे मिले हैं, ये सिर्फ एक भरोसा, हर एक जो भी गवर्नमेंट पावर में आई है सबके मन में एक भरोसा था मेरे को लेके कि ये दिल्ली के सारे काम ये संभाल सकते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी। आप स्टेट के एम्बेसडर हैं जी, और स्टेट के सारे काम आपको दिल्ली से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्री से और सारे कई तरह से काम करवाने पड़ते। तो उन सब में मैं एक बार नेपाल में एयर क्रैश हो गया, उसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई जो तमिलनाडु से थे। तो उनकी डेड बॉडीज पहचान में नहीं आ रही थी, तो मुझे चीफ मिनिस्टर ने स्पेशली फोन करके कहा कि आप जाएंगे और आप उनकी बॉडीज लेके उनके रिश्तेदारों को दिखा के पहचान करवा के उनको 24 घंटे में लेके आए। और मैं नेपाल गया, काठमांडू, मैंने रात भर जाग के उनका पोस्टमार्टम करवाया। उनकी बॉडी इन हालात में थी कि आप कोई देख नहीं सकता, तो मैं पोस्टमार्टम उनकी पहचान करवाई। उनके खुद के रिश्तेदारों को बॉडीज को पहचान नहीं पा रहे, इतनी बुरी हालत। वो सब करवा के मैं अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उस काम को पूरा करके आया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही है। और उसके अलावा जो हमारे गवर्नर रहे वहां, उन्होंने कहा कि आई वांट अनदर ऑफिसर इन दिल्ली, वो इसी को लगाओ, आप ओएसडी लगा दो मेरा। तो गवर्नर साहब चेन्नई में थे, राजभवन, तो उन्होंने मेरे लिए पोस्ट क्रिएट करवाई, ओएसडी टू गवर्नर एट दिल्ली। तो आई वाज होल्डिंग 2 पोस्ट, रेजिडेंट कमिश्नर भी और ओएसडी टू गवर्नर। तो एज ओएसडी टू गवर्नर आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू राजभवन, और एज रेजिडेंट कमिश्नर आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू द गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ। तो इस तरह ये एक आपको विश्वास बनाना पड़ता है, वो आपके सिर्फ काम से होता है, उसमें कोई सिफारिश किसी चीज की जरूरत नहीं, आपका काम बोलेगा। आपको ऑनेस्ट रहना पड़ता है अपने काम के साथ। काम में हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, और सबसे जरूरी बात है जो आपको टास्क दिया है उस टास्क को आपने ईमानदारी से पूरा करना है और करके उसका रिजल्ट देना।
आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, कोई भी गवर्नमेंट आए आपको हमेशा आगे रखेगी। जी। तो सर मैं आपसे, आपका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, वर्क एक्सपीरियंस आपका इतना वास्ट रहा है, वेरिएड रहा है, तो आपके टाइम से आज के जो वर्किंग है, आज के जो यंग कलेक्टरेट बनते हैं, डीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उनके वर्किंग पैटर्न में और आपके टाइम से जो वर्किंग पैटर्न है उसमें आप अभी क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे हमने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना आपा खो जाते हैं, अपना संयम नहीं रख पाते, तो कुछ ऐसे एक्शंस हमने देखे उनके, तो आप उसके बारे में भी क्या आपका ओपिनियन रहेगा? देखिए, काम करने का जो ओवरऑल तरीका है उसमें काफी बदलाव आया। हमारे वक्त में कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं होता था। मुझे याद है जब मैं पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मेरे पास ऐसा फोन था जिसमें डायल भी नहीं होता था, तो आपको फोन उठाना पड़ेगा तो एक्सचेंज से कनेक्ट करके देते थे। तो कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था और कंप्यूटराइजेशन नहीं था, ई गवर्नेंस। अब देखिए, अब सब चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, दुनिया भर की खबर आपको 2 मिनट में मिल जाती है। उसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट से आनी है या आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो एकदम फास्ट होती है। आप आधी रात को भी चीफ सेक्रेटरी को या सीएम ऑफिस को या कंट्रोल रूम को बता सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट हुआ है, ई गवर्नेंस हुआ जिससे आम पब्लिक को फायदा होना। देखिए, जो आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं वो मैं कहूंगा कि इंडिविजुअल एरर्स, ऑफिसर अच्छे होते हैं, ऑफिसर देखिए इतने टफ एग्जाम से पास करके आए, ट्रेनिंग सबकी एक जैसी होती है, ये उनका पर्सनल एटीट्यूड होता है। देखिए, संयम बरतना सबसे बड़ी ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी। किसी भी स्टेज में आपको किसी भी कंडीशन में अपना आपा नहीं खोना है, संयम नहीं खोना। देखिए, आईएएस की नौकरी, आईपीएस की नौकरी, सिविल सर्वेंट की जनरली मैं कहूंगा ये एक बड़ी टफ जॉब जी। हर वक्त आपको एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। देखिए, आज कोविड है, कल को कुछ फ्लड्स आ सकते हैं, कोई और एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपना पहले अपने आप को खुद को संभालना पड़ता है और बड़े संयम से काम लेना पड़ता है। अगर आपके अंदर सही, आप लीडर में टीम, अगर आप में संयम रहेगा तो आपकी टीम में रहेगा, आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। ऐसे इंसिडेंट में जहाँ 10-10 हजार लोगों की वायलेंट भीड़ है, वहां मैं अकेला खड़ा हो जाता था, पुलिस फोर्स को पीछे करके, एसपी को साथ लेके, कि अगर हम दोनों लीडर डीएम और एसपी अगर सामने खड़े होंगे तो लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। ये देखिए, डीएम हमारे साथ खड़े, वो कम से कम आपकी बात सुनेंगे जी। और आपको स्टेट गवर्नमेंट भी तभी सपोर्ट करेगी जब आपका ऐसा एटीट्यूड हो। अगर आप अपना आपा खो देंगे, आप शाउट करेंगे, देखिए टेंशन तो होती है हर जॉब में टेंशन, और पर्टिकुलरली सिविल सर्विस इज फुल ऑफ टेंशन, हर कदम में टेंशन। लेकिन आपको, अगर आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल है अपने, और एक रैशनल डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आपके अंदर संयम होगा। अगर आप अपना आपा खो देंगे तो आपके डिसीजन भी गलत होंगे और वो ना आपके लिए अच्छे हैं, और जिस पब्लिक सर्विस के लिए आप इस नौकरी में आए हो उसका भी नुकसान जी जरूर। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है आप कैसे होल्ड ऑन करते हैं अपने इमोशंस को। ये सिखाया भी जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि कुछ यंग ऑफिसर्स ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। हम भी देखते हैं और हमें बड़ा अफसोस लगता है कि ट्रेनिंग तो वही दी जाती है सब जी, सबकी वही ट्रेनिंग है, सही ट्रेनिंग है, आपको उसी तरीके से मोल्ड किया जाता है कि आप एक अच्छे ऑफिसर बने, और ये सब क्वालिटीज आपको सिखाई जाती है। ट्रेन आपको जो है सर्विस के अंदर रह के भी वो ट्रेनिंग चलती रहती है, इन सर्विस ट्रेनिंग, डिफरेंट कोर्सेज, मैंने कई कोर्सेज अटेंड किए इन सर्विस ट्रेनिंग, अलग अलग सब्जेक्ट पे, और अच्छे अच्छे जो एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट है या एकेडमिशियंस है वो आपको आके बताते, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते। तो इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। मैंने तो ये देखा, मैंने 32 साल नौकरी की है आईएएस, और हाईएस्ट रैंक पे मैंने वीआरएस किया, मैंने वॉलंटियर
रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया आपने? जी सर। तो मैं तब तक जो है मैं सीखता रहा। मैंने ये 15.5 साल जो मैंने यहाँ बिताए दिल्ली के अंदर, उसी दौरान मैंने पढ़ाई की साथ। मैंने पहले MBA किया, IIFT सब टॉप यूनिवर्सिटी जी, MBA किया। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, LLB किया। फिर मैंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI से LLM किया 3 साल के। तो 10 साल 9 साल तो मेरे यही हो गए। और एक मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ, एक डिग्री होती है जो टॉप स्कूल है, लॉ स्कूल है इंडिया का, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर, नंबर 1 रैंक है। मैंने ये 2 साल की डिग्री मैंने 1 साल में कंप्लीट की। 10 पेपर थे, जो 5 पेपर हमें 2 साल में देने होते हैं, तो मैंने 10 के 10 पेपर 1 साल में दे दिया जी। तो एक डिग्री मुझे वो भी मिल गई। अभी मैं PhD कर रहा हूँ लॉ में। अच्छा। हाँ जी। तो मेरा होपफुली मैंने पेपर सारे क्लियर कर लिए, तो मेरे जो थीसिस है वो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर मेरी किस्मत से हुआ तो शायद अगले साल मुझे डॉक्टरेट भी मिल जाएगी लॉ। जी सर, जरूर सर, जरूर। तो ये सर हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट जाने IAS के और आपकी जर्नी के सफर के बारे में भी। मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा या एडवाइस चाहूंगा कि आप उन एस्पिरेंट्स को, बच्चों को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि सीट्स हमेशा लिमिटेड रहती है, हमको पता है, और बहुत बच्चे इसके लिए फॉर्म भरते हैं, और अंडरस्टूड है कि बहुत लोगों का नहीं भी होना है। तो आजकल इतने इंसिडेंट्स भी होते हैं और बच्चे उसको होल्ड ऑन नहीं कर पाते, कैसे टैकल नहीं करना है वो नहीं जानते और गलत स्टेप ले जाते हैं। तो उस चीज से कैसे डील करना चाहिए? अगर आपके हाथ में निराशा लग रही है, आप नहीं पास हो पा रहे हैं, फेलियर आपकी किस्मत में है, तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, लाइफ कभी भी एक स्मूथ कर्व नहीं है जी। कभी भी आप ये कहें कि मैं हमेशा जीतता ही जाऊंगा तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप सिंसियरली अपने पूरा मेहनत से और अपने दिमाग पे कंट्रोल रखें। अगर देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपके अंदर संयम, पेशेंस होनी बहुत जरूरी है। आप उसको और मेहनत कीजिए, सिंसियरली कीजिए, सिस्टमेटिकली कीजिए, अंधाधुन मत जी। और देखिए, IAS और या सिविल सर्विस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप जरूरी नहीं कि अब लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, एस्पायरेंट्स अपीयर होते हैं हर साल, तो ये तो है ना कि सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। गिनती की अगर परसेंटेज देखी जाए तो बहुत कम परसेंट जी। पर जो नहीं हो पाते, ठीक है, आपके पास चांसेस है और आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप जरूर उनको अवेयर कीजिए। पर अगर किसी वजह से नहीं हो सकता तो दैट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। आप लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखिए कि जो आपने इतनी तैयारी की है, उससे कितनी नॉलेज गेन की है आप। एक एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो कोई बात, पर वो आपकी नॉलेज आपकी लाइफ में कितना काम आ सकता। अब वो नॉलेज पढ़ाइए दूसरों, आप नॉलेज शेयर कीजिए, आप और जॉब पर देखिए। हो सकता है आप किसी और जॉब के लिए बने हो, इसके लिए बने ही जी। तो आप मेहनत कीजिए, लेकिन ये नहीं कि सब ये नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई, ऐसा लाइफ खत्म। जी। तो आपने नॉलेज बांटने वाली बात करी, तो इससे मैं अपने कंक्लूजन पे आना चाहूंगा कि आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि आप जैसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ, और आपके इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप ट्रेन भी करते हैं बच्चों को, IAS की पढ़ाई भी करवा रहे हैं। तो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में सर कुछ बताएं, अपने कौन से टीचर्स हैं या पैनलिस्ट के बारे में, और कैसे हम शेप कर रहे हैं स्टूडेंट्स को फॉर मतलब फ्यूचर IAS बनाने में हेल्प कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। अभी मेरे 7 महीने थे मेरी सर्विस के, सुपरएनुमेशन के, और मैंने कहा कि मैं हाईएस्ट स्केल पे पहुंच चुका हूँ, चीफ सेक्रेटरी रैंक पे, तो पेंशन मुझे उतनी ही मिलेगी। तो मैं जो इतने साल मैंने अपना एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, मैंने इतनी पढ़ाई, 5 मास्टर डिग्री ले ली और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ले ली, तो क्यों ना मैं बच्चों को इसके लिए तैयार करूं, पेरेंट्स को। और फिर जब मैं मैंने फिर इसका नाम भी सोचा कि मैं क्या नाम रखूं,
तो जी इसका नाम भी मैंने खुद ही मेरी सिलेक्शन की, BNIAS बाई NI। तो मैंने जी कुछ जो मेरे और बड़े सीनियर टीचर्स थे, कुछ हाई कोर्ट जजेस थे, जिनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन होता रहता था, तो उन सबके सामने मैंने एक विचार रखा कि सर हम क्यों ना सब मिलकर हम जी इन बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दें। क्योंकि जब मैंने कोचिंग, इसको मैं कहूँगा लोगों ने इंडस्ट्री का नाम दे दिया है, विच इज वेरी रॉन्ग। तो जी मैंने जब वो कोचिंग सीन देखा कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किन लोगों से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनको कैसे जी बताया जाता है, कैसे, तो गाइडेंस ही ठीक नहीं लगी। तो मैंने कहा इस गाइडेंस से तो बेचारे बड़ा मुश्किल है इनके लिए जो है क्लियर करना। अगर वो क्लियर कर भी रहे हैं तो अपनी मेहनत से कर। यहाँ तो जी सब कमर्शियल इंस्टीट्यूट खुल गए। तो मैंने उन सबको अपने साथ, मेरे पैनल में देखिए, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको सारे सिविल सर्वेंट्स मिले, कम से कम 20-25 सिविल सर्वेंट्स हैं जो हमारे जी पैनल पे, 3 हाई कोर्ट जजेस थे, फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस जो हमारे पैनल पे। तो हमारा अच्छा पैनल इतना स्ट्रॉन्ग है जो शायद किसी भी इंस्टीट्यूट के पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दूसरा ये है कि हम यहाँ पे किसी भी एस्पायरेंट, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है या किसी मेरी और फैकल्टी का, फैकल्टी भी मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ कि अगर मुझे ओके सेटिस्फेक्शन है कि ये जी ठीक से डिलीवर कर सकते हैं और इनका नॉलेज लेवल ठीक है, एटीट्यूड जी ठीक है एस्पायरेंट की जी तरफ, जी तो मैं उनको एंगेज करता हूँ। नहीं तो मैं क्लास खुद ले लेता हूँ, तो मुझे तो सारे सब्जेक्ट की नॉलेज। जी तो अब अगर एनवायरमेंट की फैकल्टी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मैं खुद खड़ा होकर बच्चों को एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ। जी मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। लॉ मेरा ठीक है, लॉ मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको मैं अकेला मैं ही करता हूँ। लॉ की सिर्फ क्लासेस मैं ही लेता हूँ, क्योंकि अच्छा मैंने लॉ से ही क्लियर किया। जी और 2 मास्टर्स है मेरे पास लॉ की, PhD में कर रहा हूँ लॉ में, और जी उनकी अटेम्प्ट में ऑप्शनल मैंने लॉ से ही क्लियर कर लिया। तो मुझे पता है कि लॉ में हम कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर हम लॉ का सिनेरियो देखें कोचिंग जी सेंटर्स में, जी कोई भी एक सिंगल कोचिंग सेंटर इंडिया में ऐसा नहीं है जो सिर्फ सिविल सर्विस को मद्देनजर रखते हुए लॉ की कोचिंग दे रहा हो। ट्रू वो सर सब क्या कर रहे हैं जुडिशरी के लिए। हाँ, जुडिशरी उनको लगता है कि जुडिशरी के स्टूडेंट ज्यादा हैं तो हम उनको पढ़ाते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए तो थोड़े से स्टूडेंट, तो जी ये भी साथ में पढ़ ले। तो मैंने कहा नहीं, मैं जिनको गाइडेंस दूंगा, मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं गाइड करता हूँ। मैं जिनको गाइडेंस दूंगा वो सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए ही दूंगा, जुडिशरी के लिए। जी तो उसी तरह से मेरी सारी फैकल्टी, मेरे पैनलिस्ट, अभी हम मॉक इंटरव्यूज कर रहे थे, मॉक पर्सनालिटी टेस्ट, तो हमारे सिर्फ सिविल सर्वेंट जो है वही आए, उनकी हमने रिकॉर्डिंग की, पूरे मॉक इंटरव्यू की, एस्पायरेंट्स को दिए। फिर मैंने वर्ड टू वर्ड उनसे इंटरेक्शन किया कि आपको कैसे इंटरव्यू में जाना है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। जो हमारे पैनलिस्ट है वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जी तो हमने इसका नाम भी क्या रखा है, गेट मेंटर्ड बाय दोज हु हैव सक्सीडेड। जी ये हमारा एक टैग लाइन कह लीजिए, टैग लाइन हो गया है जी कि आप उनसे, हम आपको मेंटर करवाएंगे, उनसे गाइडेंस करवाएंगे आपकी, जी जो खुद किसी रास्ते से निकल के सक्सेसफुल हुए हैं, ना कि फेलियर होकर उन्होंने एक कोचिंग खोल लिया। जी जी तो एक ये है। दूसरा, मैंने ये स्टूडेंट को बोला हुआ है कि आप में से कोई रटेगा, जी अगर आपको समझ नहीं आता मेरे से 10 बार पूछिए, फैकल्टी से 10 बार पूछिए। आजकल तो ऑनलाइन है, तो मैं ऑनलाइन खुद क्लासेस लेता हूँ। अच्छा जी, रोज शाम को 5 से 7, 5 days a week, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को अगर, और सबसे बड़ी बात है, हमने कहा चाहे पेंडेमिक है चाहे लॉकडाउन है, हमारी क्लासेस बिल्कुल कोई इंटरप्शन नहीं। अभी तक हमने एक भी क्लास बच्चों की मिस नहीं होने। और चाहे मैंने घर पे स्टूडियो बनाया हुआ है या मेरे ऑफिस में या हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडियो है,
तो हम रोजाना उनकी क्लास थे। मैंने अपना जो वैक्सीनेशन करवाया, मुझे बुखार था, मैंने तब भी आके क्लास। ये आपका डेडिकेशन दिखाता है सर कि कितना आपको पैशन। देखिए वही लीडरशिप की बात आती है कि अगर मैं अपना डेडिकेशन दिखाऊंगा तो बच्चे डेडिकेटेड होंगे अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी। जी जी ट्रू सर। तो वो बहाना बना लेंगे कि अरे सर तो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज क्लास नहीं हुई, तो कल को मुझे भी जुकाम है तो मैं भी नहीं क्लास कर। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। लेकिन जब आप इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, लाइव इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, तो मैं उनसे ऐसे बात करता हूँ जैसे मैं आपसे अभी बात जी। स्टूडेंट, अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट भी मेरे सामने उनका नाम और पिक्चर है अगर, तो मैं उनसे इंडिविजुअली पूछता हूँ कि अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आई तो मेरे से अभी भी पूछ, जब तक समझ नहीं आएगी मैं अगले टॉपिक पे नहीं। और यही हम अपना यूएसपी बनाना चाहते हैं कि स्टूडेंट को हमने रटवाना नहीं है, हमने उनको सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। अगर आप देखिए यूपीएससी का ट्रेंड पिछले 3-4-5 साल से सिर्फ स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए आपको पेपर बना रहे हैं। तो आप लास्ट ईयर देखिए, देयर वर सम इंसिडेंट कि कुछ इंस्टीट्यूट ने उनको वही अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दे दिए और उनमें से कोई भी नहीं आया और स्टूडेंट्स वर सो फ्रस्ट्रेटेड कि हमने वो न्यूज आइटम देखी कि दे वर बर्निंग दोस नोट्स। तो दैट तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन तब नहीं आएगी कि दे अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। कोई क्वेश्चन पूछे ही विल बी एबल टू आंसर दैट इफ ही हैज गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर उनके बेसिक क्लियर है तो मेरा सिर्फ फोकस उनके, अगर देखिए ये सब मेहनत करने के बाद, मेरे से गाइडेंस लेने के बाद, मेरी टीम से गाइडेंस लेने के बाद, खुदा ना खास्ता अगर वो सिविल सर्विस में नहीं जा पाएंगे तो जिंदगी में फेलियर नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर जी जरूर। तो बेसिकली आपका एम ही ये रहता है कि बच्चे को नॉलेज देना है और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आदमी कहीं भी नहीं रुकेगा क्योंकि उसको उसने रटा नहीं। किसी प्रोफेशन में चला ले जी, वो वहाँ कामयाब होगा, दूसरों से आगे रहे। ट्रू सर। हम आज के इस एपिसोड में मेरे को खुद को इंडिविजुअली बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, बहुत चीजें मैंने भी सीखी और आई नो कि बहुत एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो उन्होंने भी ये लर्निंग एक्सपीरियंस उन्हें मिला होगा। आपके इंस्टीट्यूट का जो हम सर के इंस्टीट्यूट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं विद दैट लिंक, और सर के कांटेक्ट डिटेल्स भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सबसे बड़ी बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है एस्पायरेंट स्टूडेंट से, वो जरूरी नहीं कि मेरे ऑफिस को ही कांटेक्ट करे। मेरे सब स्टूडेंट्स को मैंने ओपन ऑफर दे रखी है जो मेरे से अभी गाइडेंस दे भी रहे हैं कि डायरेक्टली मुझे ईमेल भेजिए, डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए, लेकिन अपने मन में कोई डाउट, कोई शक मत रखिए। कल भी मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया, कल राखी थी, छुट्टी थी, तो उसने मुझे फोन किया बड़ा घबराते, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ जी पूछिए, कि मुझे ये डाउट। मैंने कहा बेटा कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, क्या ये आंसर, इसका ये। मैं गाड़ी चलाते हुए भी उनका आंसर दे रहा था। तो आई हैव गॉट ए पैशन फॉर, मेरे लिए ये जॉब मेरे लिए जॉब नहीं है, नहीं, मेरे पास पेंशन आ रही है, मेरे पास दुकान का किया बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सिविल सर्वेंट हमारी कंट्री में आए और हमारी गवर्नेंस और अच्छी, उनका भविष्य तो बने ही बने, लेकिन कंट्री का भी भविष्य साथ में अच्छा। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर, थैंक यू। Subscribe to our channel and press the bell icon and get the latest updates on time.